पीछे वाला रिवाइज तो अपन करेंगे लास्ट में 10 मिनट, है ना। थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज कर देते हैं मंडोर शाखा से। कल हमने एक बात पढ़ी थी, विशेष में याद हो तो, कि प्रतिहार वंश का जो संस्थापक है वो हरिश्चंद्र है। कौन है? हरिश्चंद्र। और प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक की बात करें, नागभट्ट है प्रथम। और प्रतिहार साम्राज्य का संस्थापक नागभट्ट है प्रथम। और प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक वत्सराज। और प्रतिहार शक्ति का संस्थापक वत्सराज। पहले ये बात पढ़ी। फिर हमने पढ़ी कि राजस्थान में मुख्यतः जो दो शाखाएं थी, एक थी आपकी मंडौर और एक थी बेनमाल। वैसे तो एक शाखा और भी मेड़ता भी हुई है, जवालीपुर भी एक शाखा रही है। मुख्यतः वैसे देखी जाए तो मुख्य दो ही थी, पर वैसे प्रतिहारों की कितनी शाखाएं हैं? 4। जैसे पहले मंडूर है, मंडूर से मेड़ता बनती है, मेड़ता से बेनमाल बनता है, और बेनमाल के बाद जवालीपुर जालोर वाला भी बनता है। तो शाखाएं वैसे कितनी हैं प्रतिहारों की? 4 हैं राजस्थान में। और प्रतिहारों की 26 शाखाएं बताई थी मोणोदय नैनसी ने। फिर हम बात की मंडोर शाखा, और मंडोर शाखा मैंने पढ़ा कि मंडोर शाखा का संस्थापक आदि पुरुष जनक हरिश्चंद्र है, जिसका उपनाम था रोहिल्दी, और जिसकी उपाधि थी विप्रय और पेला पोली, 2 उपाधियां थी। और विप्रय का अर्थ होता है बुद्धिमानी व्यक्ति या धार्मिक व्यक्ति, और पेला पोली का अर्थ होता था कि ब्राह्मणों का संरक्षक करता और अरब आक्रमणकारियों का दमन करने वाला। ये बातें पढ़ी। फिर हमने कहा कि इसके 4 बेटे थे। एक का सबसे पहले बेटे का नाम था भोगभट, दूसरे का नाम कंदक, तीसरे का दय, तीसरे का रज्जिल और चौथे का दय था। 4 बेटे थे। चारों ने और अपने पिता, उसके पिता हरिश्चंद्र ने मिलकर के मंडोर को जीत लिया, ऐसी बात हुई थी। और मंडोर को जीतने के बाद उस मंडोर के चारों ओर क्या करवा दी? दीवार करवा दी। फिर हमने ये बात की कि मंडोर के जो प्रतिहार थे वो ब्राह्मण थे या क्षत्रिय थे? तो क्षेत्रीय होने के पीछे रीजन बताया मैंने। क्या बताया याद हो? कि इस हरिश्चंद्र के 2 रानियां थी, एक का नाम द्विजात्मा था, एक का भद्रा था। द्विजात्मा ब्राह्मणी थी और भद्रा क्षत्राणी थी। तो भद्राणी से जन्मे क्षत्रिय कहलाए और द्विजात्मा से जन्मे ब्राह्मण प्रतिहार कहलाए। तो ब्राह्मण प्रतिहारों ने राज नहीं किया, राज किया रज्जिल ने। अब उसके बाद रज्जिल राजा बनता है। कौन बना? रज्जिल। अगर रज्जिल की बात की तो रज्जिल एकमात्र प्रतिहार शासक जिसकी उपाधि राजा थी, और राजा उपाधि दी थी नरहरि ने। इसके बाद एक बात की थी कि रोहिस कूप में, रोहिस कूप जिसको गढ़ियाला कहते हैं, वहां पे उन्होंने मां मंडलेश्वर मंदिर बनवाया था। मां मंडलेश्वर मंदिर बनवाया। इतनी बातें पढ़े थे। आज जो बात करते हैं अपन, इस रज्जिल के बाद जो राजा बनता है वो नरभट्ट है। कौन है? नरभट्ट। अब नरभट्ट की बात करेंगे। देखिए, अगला जो राजा बनता है वो है नरभट्ट। नरभट्ट रज्जिल के बाद राजा बना। नहीं, रज्जिल के बाद नरभट्ट तो बाद में, नरभट्ट लेते हैं रज्जिल के बाद, सॉरी, नरभट्ट आएगा। कौन आएगा? नरभट्ट। रज्जिल के बाद राजा नरभट्ट बनता है। कौन है? नरभट्ट। अब नरभट्ट राजा बना तो इसकी एक उपाधि थी, जिसकी उपाधि को कहा गया पेली कहा गया। एक था पेला पोली और एक था पेला पेली। अब ये दोनों उपाधियां पेला पोली और पेला पेली, दोनों उपाधियां वेंगसांग ने दी थी। वेंगसांग आपको पता है कि मूल नाम युवांग चुआंग था। 629 ईस्वी को हर्षवर्धन के काल में नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने आया था। याद है? देखो, नाम आते ही फिर बोलेंगे। बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने आया था। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में पढ़ता है। फिर नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान में कहा साहब लुप्त हो गया। अब तो वर्तमान प्राचीन काल वाला तो लुप्त हो गया। मैंने कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था जिसका नाम बख्तियार खिलजी था, और बख्तियार खिलजी ने इसको लुप्त कर दिया। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर थे वो सिलभद्र सूरी थे। इनकी एक यात्रा वृत्तांत था जिसका नाम सेयुकी था, जिसमें 72 देशों का उल्लेख है। 72 देशों का उल्लेख है। गुजरात के प्रतिहारों की जो बड़ौद शाखा थी उसको उसने कुचेलो कहा था। वहां के राजवंश को भोपाल कहा था। और पीलीभीलो राजधानी, जो भीनमार राजधानी थी, उसको पीलीभीलो कहा था। इतनी बातें पढ़ी थी हमने अवेंगसांग से। और ये जो उपमा दी है इसको, नरभट्ट को
जो पेली की उपाधि दी है, ये किसने दी है? अवेंगसांग ने दी है। और अवेंगसांग का मूल नाम था युआंग चुआंग। क्या था? युआंग चुआंग, कुची कुची वाला। क्योंकि ये बात करते हैं तो ऐसे बोलते हैं आप आजकल अपन तो गुड मॉर्निंग सुबह पहले छोड़ देते हैं, रात्रि को सोएंगे तो उससे पहले ही अपन गुड नाइट छोड़ देते हैं। ये दो लोग मिलते हैं आपस में बात करते तो कुची कुची करते हैं साहब। अपन कहते हैं राम राम साहब, चोखा हो, मम्मी पापा राजी हैं, आइए बोला आपा। पर आजकल मम्मी पापा का पूछना ही भूल गए हम लोग तो। आजकल सीधा ही गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। आजकल मैंने एक वर्जन और देखा है साहब, लड़के हाथ मिलाते हैं, छुप के मिलाते हैं। हाँ, कैसे देखो कोई पार्टी वार्टी और उसमें जैसे ग्रुप हो तो हाथ मिलाते हैं तो छुप के, है ना? देखा मैंने, तभी बोला है मैंने। अब कहोगे यही देखते रहते हो क्या? अब अर्जुन है तो वही देखा है मैंने, तो अब दिख जाता है, हम क्या करें। अब देखो, अवेंगसांग युआंग चुआंग। अब इस पेलक ये इसके द्वारा परदत है। किसके द्वारा परदत है? अवेंगसांग के द्वारा परदत है। और पेला पेली का अर्थ होता है साहसिक कार्य करने वाला, साहसिक कार्य करने वाला, इसके बाद करने वाला, इस पेला पेले का अर्थ होता है। इस नर भट्ट के बाद जो राजा बनता है वो है आपका नागभट्ट प्रथम। यहां पे पर्सन बड़े इंपॉर्टेंट बनेंगे साहब, नागभट्ट प्रथम। और यहां से हो जाता है इनका सही से काल क्रम 730 ईस्वी से लेकर 756 ईस्वी तक जो शासन काल रहा है वो नागभट्ट प्रथम का रहा है। इससे पहले हमने जो राजा पढ़े उन राजाओं का कालक्रम की तिथि का उल्लेख नहीं है। अब मंडोर शाखा पढ़ रहे हैं, फिर से ध्यान रखिएगा। धीरे धीरे मंडोर शाखा को जब तक हमें जोधपुर के राठौड़ों में नहीं मिला देंगे तब तक पंडो कौन छोड़ना है को, ठीक है ना? खड़ मिलानी है ने जोधपुर का राठौड़ा मिलानी है, क्योंकि मंडोर के ऊपर प्रतिहारों का राज था। बाद में मैंने एक बात बोली थी, याद हो तो, कि इंदा प्रतिहार शाखा हुआ करती थी मंडोर की, बाद में चुंडा के काल के अंदर ये मंडोर जीत लिया जाता है प्रतिहारों ने। फिर इंदा प्रतिहार ने अपनी बेटी का विवाह करके चुंडा से अपनी बेटी के साथ दहेज में दे दिया। आज पहले तो के गा भैंस दिया करता, राजा महाराजा ठिकाना दे दिया करता, बाद में गा भैंस दिया करता। आजकल थन बेरोई दहेज में के दी वॉशिंग मशीन, मिक्सी, है ना, ये देते हैं साहब। और उससे पहले क्या होता था पता ही है, राजा महाराजाओं के काल में परगने दिए जाते थे। क्या देते थे? परगने, या फिर कोई ठिकाने दे दिया करता, ओ सा हमारा और राजा सा है क्या ठिकाना दो, है ना। तो नागभट्ट प्रथम की बात बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। और मैंने कल आपको एक कहानी बताई थी बड़ी गजब सी नागभट्ट प्रथम की, है ना, पूरी कहानी बताई थी। पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बताता हूं। देखो, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम का जो कालक्रम है वो अभी लिखा हमने 730 से 756 ईस्वी, 730 से 756। अब एक पर्सन यहां पे विशेष में आपको मैंने कल जो बातें बताई थी, मैंने कहा था प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम। जबकि प्रतिहार वंश का संस्थापक मात्र पूछता है तो हरिश्चंद्र है। अगर आपको पूछा जाए कि प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है तो हमारा आंसर होगा नागभट्ट नहीं, प्रतिहार वंश का संस्थापक तो हरिश्चंद्र, और प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम, और प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र। फिर बात की कि प्रतिहार साम्राज्य, प्रतिहार साम्राज्य का संस्थापक, प्रतिहार साम्राज्य का संस्थापक नागभट्ट प्रथम है, जबकि प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक वत्सराज है। कौन है? वत्सराज। वास्तविक की कह रहा हूं, और ये मैंने 4 पंक्तियां आपको, अगर मान लो कि कल आप क्लास में नहीं थे और गणगौर की तैयारी कर रहे थे, और गणगौर की रामा रोमासा दे दी ना सारा ना, हाँ सुबह वाली क्लास में दे दियो सोसा, है ना, होली थी ना, रामासामा होली थी ना गणगौर का नाम के त्योहार का नाम की, ए होली वो को नहीं होता ब्रो, हैं होली न हो तो कोई चालता दे देंगे रामरूमी सारा। तो प्रतिहार साम्राज्य का जो संस्थापक है, कल मैंने आपको बताई थी कि प्रतिहार वंश से 4-5 बातें बनती है। प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र, प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम, प्रतिहार साम्राज्य का संस्थापक नागभट्ट प्रथम, प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक
वत्सराज। और प्रतिहार शक्ति का संस्थापक वत्सराज। ये मैंने 5 या 6 पंक्ति आपको कल बताई थी, और कल अगर नहीं आए तो पिछली क्लास देख लेंगे आप यूट्यूब पे, बताया हुआ है ना, कोई मान लो एब्सेंट रहा हो तो प्रतिहार साम्राज्य का संस्थापक रह गए। ठीक है, इसके बाद देखो अगली जो बात आती है, इनके उपनाम क्या आते हैं। इनको एक उपनाम दिया गया, वो है उपनाम नाड़। क्या है? नाड़। अपना नाड़ क्या करे ने हैं? अरे लाड़ नहीं, लाड़ तो कुत्ते ने बोले, नाड़। इसको उपाधि दी, एक उपनाम है नाड़। अब भाई कहीं ना कहीं तो लिखा होगा, ऐसे किसी ने नाड़ कह दिया होगा। नाड़ जो इसको उपमा दी गई है वो घटियाला अभिलेख में, किसमें? नाहड़। इसको घटियाला अभिलेख में कहा गया। किसमें? घटियाला अभिलेख। ये उल्लेख कहां मिलता है? घटियाला अभिलेख। और घटियाला अभिलेख में आपको डिटेल से बता भी गया हूं, चिंता नहीं करें, थोड़ी देर बाद में घटियाला अभिलेख फिर लौट कर आएगा, क्योंकि आगे राजा बाउक आएगा, आगे राजा बाउक के बाद कुकुक आएगा, है ना। कौन आएगा? कुकुक। जब कुकुक की बात आएगी फिर घटियाला अभिलेख बताऊंगा। एक बार बता दिया मैंने आपको घटियाला अभिलेख, और एक बार मैंने आपको मंडोर अभिलेख भी बता दिया, एहोल अभिलेख भी बता दिया, परंतु जब बात राजा की आएगी फिर कर लेंगे घटियाला अभिलेख। तो घटियाला अभिलेख में उल्लेख है, कहें घटियाला अभिलेख में उल्लेख किसका? इस नाग भट्ट प्रथम को नाहड़ के नाम से जाना गया। तो किस प्रतिहार शासक को नाहड़ के नाम से जाना गया? नाड़ के नाम से कौन जाने गए? से कौन जाने जावे? नाड़ के नाम से कौन जाने जावे? नाड़। अरे नाड़ के हो नाग है, नाड़ है नाग है, नाड़ है नाग, नाड़े नाग, ना से ना। ओके, पर आगे कदे नाग बट सेकंड ना कर दियो, आगे नाग बट सेकंड भी होगा। इसके बाद इसकी उपाधियां हैं। सा क्या है? उपाधियां। उपाधियों की बात करें तो एक इनकी उपाधि है नारायण। एक उपाधि नारायण की मूर्ति का प्रतीक, नारायण की मूर्ति का प्रतीक। एक है राम का प्रतिहार। राम का प्रतिहार का मतलब है राम का रखवाला। प्रतिहार का अर्थ ही क्या होता है? रखवाला होता है, द्वारपाल होता है, रक्षक होता है। क्यों? क्यों? क्योंकि प्रतिहारों ने अपने आप को लक्ष्मण का वंशज बताया। पता है आपको? प्रतिहारों ने अपने आप को क्या कहा कि हम तो लक्ष्मण के वंशज हैं, हम तो जी सुमित्रा वाले हैं। क्योंकि लक्ष्मण की मां का नाम क्या है? क्या नाम है? सुमित्रा। और ये बात मैंने बताई कि ऐसा उल्लेख अभिलेख में लिखा हुआ है। एक अभिलेख है अयोल अभिलेख। एहोल अभिलेख 734 ईस्वी में पुलकेशिन सेकंड के काल में रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया था। उसमें 2 बातें बड़ी विशेष हैं। एक तो प्रतिहारों को सौमित्रे कहा गया, और एक प्रतिहारों को जाति जो किसान जाति जो बताए कि ये गुर्जर जाति के किसान हुआ करते थे, हल जोता करते थे साहब। ऐसा एहोल अभिलेख में है। क्या ऐसा? नहीं सॉरी, राजौरगढ़ में। ऐसा राजौरगढ़ में, वो तो है राजौरगढ़ में। और जाति वाली बात पूछे तो वो एहोल अभिलेख में। एहोल अभिलेख में जाति बताएगी गुर्जर जाति के, और इनके गुर्जर जाति के जो किसान बताएंगे वो राजौरगढ़ अभिलेख में। तो राम का प्रतिहार, प्रतिहार का मतलब होता है द्वार, द्वारपाल उसका रक्षक। और राम का द्वारपाल आपको पता है कौन था? लक्ष्मण था। कौन थे? लक्ष्मण। और अपने आप को ये क्या मानते हैं? लक्ष्मण का वंशज मानते कि नहीं मानते? बताओ, मानते कि नहीं मानते? लक्ष्मण का पंगा किसके साथ हुआ था? मेघनाद के साथ। हुआ था कि नहीं हुआ था? बताओ, लक्ष्मण का पंगा मेघनाद के साथ हुआ कि नहीं हुआ? रामायण में हुआ कि नहीं हुआ? आप बताओ, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। हुआ ना? हुआ था क्या? लक्ष्मण मूर्छित हुए थे किससे? मेघनाद से, है ना। मेघनाद से शूर्पणखा का नाक काटा था लक्ष्मण ने, है ना। वो कहानी तो पता ही है कि वो मन आ गया था लक्ष्मण के ऊपर। किसका? शूर्पणखा का। बोले श्याणा ब्याह कर ले, है बोल मेरे तो ब्याह हो रहे। जब वो मजाक मजाक में कहते हैं ना, वो एक पाबू जी को लक्ष्मण का अवतारी कहते हैं। इसके पीछे कहावत है, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है ऐसा। इसीलिए लक्ष्मण को, पाबू जी को लक्ष्मण का अवतारी कहते हैं। कि जो शूर्पणखा की नाक कट, नाक गई कट, अरे उनको कुएं का बाहर का चक्कर काटा के। अरे भैया, लक्ष्मण ने शूर्पणखा को कहा कि तू तेरे से शादी में उर्मिला इंतजार कर रही है, पगली
पागल हो गई है तू, है ना। तो वो बोले कि मेरी तो तू परछाई नहीं छू सकती। तो वो कुएं का बाहर कब घुमाना गया, आगा आगा लक्ष्मण पीछे पीछे शूर्पणखा, और वह तलवार निकल गई, बेचारी की नाक चली गई। बोले बावड़ा ब्याह नहीं करो तो यूं की करे हैं, इब किले ना कहीं कौन छोड़ दिए है, बिना नाक कोटा देखो कि सुख सुनो लागत हो। अब कहते हैं कि वहां लक्ष्मण ने एक बात कही थी कि कोई ना बावड़ी है जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में तेरा ही होगा। तब 4 फेरे हुए लक्ष्मण के कुएं के बाहर का, होया को नहीं होया, और 3 फेरों में उठा पब्बू जी, हो गए टोटल 7। इसीलिए पब्बू जी को लक्ष्मण का अवतारी मानते हैं। कहानी वीरो था ना, बस जाने। अब एम एक बात बोल छो कि राम का प्रतिया रखवाला लक्ष्मण है, और लक्ष्मण का अपने आप ही वसन मानते हैं। और लक्ष्मण का पंगा किसके साथ हुआ था, मेघनाथ के साथ हुआ था। मेघनाथ से मूर्छित हुए थे कि नहीं हुए थे, हुए या नहीं हुए। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, मेघनाथ के युद्ध अवरोधक। मेघनाथ का युद्ध अवरोधक है, मेघनाथ का युद्ध अवरोधक। याद रह जाएगी, बताओ कहानी याद रहेगी कि नहीं रहेगी। एक तो पढ़ा नारायण, नारायण की मूर्ति का प्रतीक, राम का प्रतिहार, मेघनाथ का युद्ध अवरोधक, युद्ध अवरोधक, इंद्र के गौरव का नाशक। ओहो, इंद्र के गौरव का नाशक, इंद्र के गौरव का नाशक कहते हैं। इसीलिए इसे लोग नागावलोक कहते हैं। क्या कहते हैं, नागावलोक। कई बार कहने ए नागो को की कर ले भाई, कई बार बोले नाम भाषा मारवाड़ी, तो इसका एक नाम है नागावलोक। तो उपाध्याय नारायण। और एक बात और है, अरब आक्रमणकारी आए थे मलेच्छ, एक मलेच्छ जाति है, अरब कंट्री से मलेच्छ नाम की एक जाति आई, मलेच्छ, और मलेच्छों का इसने कर दिया दमन। तभी ये कहलाए मलेच्छों का नाशक। क्या कहलाए, मलेच्छों का नाशक, इसे कहा जाता है मलेच्छों का नाशक। बात समझ में आई। नारायण, नारायण की मूर्ति का प्रतीक, अरे बोलो मेरे साथ, दो हो जाए हाथ। नारायण, नारायण की मूर्ति का प्रतीक, राम का प्रतिहार, मेघनाथ का युद्ध अवरोधक, इंद्र के गौरव का नाशक, नागावलोक मलेच्छों का नाशक। क्या बोला गया, वही जो आपकी समझ में नहीं आया। क्या बोला बताओ, बोलो। नारायण, नारायण, अरे वो नहीं है नारायण, नारायण वो वाला नहीं है। बोले नारायण, नारायण, नारायण की मूर्ति का प्रतीक, राम का प्रतिहार, मेघनाथ का युद्ध अवरोधक, मेघनाथ का युद्ध अवरोधक, इंद्र के गौरव का नाशक, नागावलोक मलेच्छों का नाशक, और नाहड़ नाम से जाने गए। किस नाम से, बंदा बड़ा रंगीला था साहब। क्या था, रंगीला। राजधानियां बदलनी शुरू कर दी। क्या बदली, राजधानियां। अब इनकी राजधानियों का कर्म देख लेते हैं। वैसे दीवाना है भाई गजब, गुजरात पे आक्रमण किया, गुजरात वाली लड़की शादी करके आ गया। आगे कहानी बताऊंगा इसकी। आगे जो है, अरे कहां जा रहा है, पेज नहीं, अच्छा इधर है क्या, भूल जाते हैं, नागावलोक का। अब देखो इनकी राजधानियां, राजधानियां बदल दी बंदे ने। क्या बदल दी, राजधानियां। रुके नहीं, जहां पसंद आया वही राजधानी। प्रारंभिक राजधानी मंडोर रही, आपको पता है क्या रही है, प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी मंडोर रही। रही कि नहीं रही, कल ठीक नहीं राजधानी, आज बदल रही है। कल तक राजधानी मंडोर थी, और आज राजधानी मंडोर से मेड़ता हो गई। देख लो भाई, क्या हो गई है, मेड़ता। अब मेड़ता में सबर नहीं, मेड़ता से राजधानी बना दी, मेड़ता से बीनमाल, दिल्ली नहीं, हाँ भीनमाल, भीनमाल जालौर में पड़ता है। अब इसके बाद भीनमाल से राजधानी बना दी उज्जैन। बंदा कहां तक चला गया, उज्जैन, अवंती प्रदेश उज्जैन तक अपना राज्य विस्तार कर लिया। पहले मंडोर से मेड़ता, मेड़ता तक अपने राज्य का विस्तार किया, राजधानी मेड़ता बना ली। अब मेड़ता से भीनमाल की बात में, भीनमाल को अपने जीत लिया, भीनमाल राजधानी बना ली। अब भीनमाल से ही नहीं रुके, अरे राजस्थान से बाहर उज्जैन तक चले गए। बंदा कहां चला गया, उज्जैन तक। इसीलिए प्रतिहार साम्राज्य का संस्थापक है।
क्या है? प्रतिहार साम्राज्य का संस्थापक। और राजधानी क्या बना ली? उज्जैन। तो आपको पेपर में पूछा जाता है कि किस प्रतिहार की सबसे पहले राजधानी भीनमाल रही? बोलो भाई, आप तो नहीं थे ना, नहीं थे ना, बोलो तो। और मेड़ता सबसे पहले राजधानी किसकी रही? अरे अच्छा लिखा नहीं है, अच्छा लिखा नहीं है, क्या देख के बोल रहे हैं? पढ़ क्या रहे हैं? नागबटे प्रथम पढ़ रहे हैं। मेड़ता राजधानी सबसे पहले किसकी रही? भीनमाल किसकी रही? उज्जैन किसकी रही? एरे गणगौर रेसू लाज सी था अगर ने बोलिया तो क्योंकि हाँ गणगौर पर्व ने आज चानी चैत की चानी थी आज चैत की। हाँ ईश्वर नाराज हो जाओ पहली बता दिए कौन है? ईश्वर। देख लियो छोरी देवदास है क्यों ईश्वर बने बैठे हैं, ध्यान दे लियो उन्हें। तो राजधानी मेड़ता भीनमाल उज्जैन किसकी रही? तो एक बात देखो, ए मंडोर से खड़ा गया और मेड़ता से खड़ा गया और भीनमाल से खड़ा गया, ऐसे पहली हा के प्रतिहार रे ए हैं। तो एक पर्सन तो अपना आप ही बढ़ो, देखो आप ही सीखना आ गए हो, बस ते चल जाओ। मेड़ता के प्रतिहारों के संस्थापक नागभट्ट, भीनमाल के प्रतिहार शाखा के संस्थापक अरे भाई देखो हो रहे ना, और उज्जैन के प्रतिहारों के संस्थापक अपने आप ही हो रही ठीक कौन करियो ने? कण करियो है? नागभट्ट करियो है कौन? 3% अपने आप ने। अरे अपन हिस्ट्री सबसे रोचक सब्जेक्ट, कल्चर तो बस कहना ही के, कल्चर में तो बस गजब ही गजब बात है, और हिस्ट्री तो हो बड़ी रोचक बात है। अरे कहानी तो है, उनने न्यू मान लियो कि थे खुद नागभट्ट हो, के हो? नागभट्ट खुद हो, और थे कड़े ले गया राजधानी पहली मंडोर से चल गया, मेड़ता चल गया। अब मेड़ता में पहली राज और कोई बापणो है कोनी, आपा शाखा बसा दी, कौन बसा दी? मेड़ता सापा रुक्या कोनी है ना, आपा भीनमाल चले गया, भीनमाल को रुक्या उज्जैन चले गया। तो क्या तीनों शाखा के संस्थापक नहीं हुए? वे किस किस के? मेड़ता के, भीनमाल और उज्जैन शाखा के संस्थापक। बड़ा गजब पर्सन बन गया सब, नोट लगा के लिख देते हैं। आया तो मैं पास पार्टी बनती, आईएमपी की ही तो फुल फॉर्म होती है, आया तो मैं पास पार्टी बनती। और क्या? अरे यही इंपोर्टेंट होता है भाई। क्या बात, दोबारा लिखो, IMP, आया तो मैं पास पार्टी बनती, ये इंपोर्टेंट होता है ना? क्या होता है? इंपोर्टेंट। अब देखेगा, एक तो हमने पढ़ा मेड़ता, दूसरा भीनमाल, तीसरा उज्जैन शाखा के प्रतिहारों या उज्जैन शाखा के प्रतिहारों के संस्थापक कौन है? साहब नागभट्ट है। कौन है? रात को डर लगता है तब बोलते हैं बाहर से आवाज आए, कौन हो? है ना, रात्रि को कोई हो नहीं, घर पे अंधेरा और लाइट जा रही हो और बाहर से आवाज आ गई, पहले अंदर से आवाज, कौन है? होता है नहीं? अब यहां कौन है? ऐसा नागभट्ट है प्रथम। देख लियो सपने माजा को रात में कुड़ी गुड़गाड़ना है। हाँ, तो मेड़ता भीनमाल उज्जैन शाखा के प्रतिहारों के संस्थापक कौन है? अब यही नहीं रुके साहब, बंदा रुकेगा नहीं, है ना, जब तक जाएगा नहीं तब तक नहीं रुकेगा। क्यों? भीनमाल शाखा के प्रतिहारों का जब नाम लिखा जाएगा तो क्या नागभट्ट से नहीं लिखा जाएगा? बताओ थे बताओ, लिखा जाएगा कि नहीं? अरे ऐसे पहले हाई को नहीं, ये भीनमाल के राजाओं को प्रतिहारों को नाम लिखना है, कैसे शुरू करोगा? और उज्जैन का प्रतिहारों को नाम शुरू करो, कैसे करोगा? बंदो उरे कौन रुके, कन्नौज ताई भी हाथ मारने की कोशिश करी, करता ही कन्नौज, सोचो का पूरे हिंदुस्तान पे ही करांगा, तो कन्नौज वालों को भी नाम लिखो जागो, तो कहीं तक जागी बात है? नागभट्ट। बोलो बात याद हुई कि नहीं हुई?
वही पक्की बात है। खाओ गणगौर की सूप। हाँ अच्छा ईश्वर की सूप। तो चलो एक बाद में आप एक बात लिखा कि भीनमाल उज्जैन, भीनमाल उज्जैन कनौज के प्रतिहारों की नामावली शुरू होती है। किससे होती है भाई? किससे होती है बताओ? नाग बटे प्रथम से होगी। बोलो बात याद रहेगी। भीनमाल उज्जैन कन्नौज के प्रतिहारों की नामावली शुरू होती है नागवट प्रथम। बोलो डाउट है कोई? मुझे बिल्कुल कहानी इजी सी है, राजधानी से क्वेश्चन निकल गया। आपने कुछ नहीं किया, सब किया किसने? किया है ना। और आपको समझ में आ रहा है क्योंकि वो कर रहे हैं तो मतलब आप ही कर रहे हो। क्यों? अपने आप को क्या समझ बैठे हो? नागवट। तो ठीक ठाक हो रहा है अभी तक? हाँ बोलो भाई नागवट हो, ठीक हो रहा है? कोई डाउट है किसी को? आप देखो एक बाद में एक तो लंबो चौड़ो राज दरबार राज विस्तार हो गयो, साम्राज्य की विस्तार हो गयो, तो आदमी तो ज्यादा चाहेगा कौन चाहे? बताओ आदमी तो चाहेगा कौन चाहे भाई? अलग अलग सामंत भी होगा, अलग अलग एरिया होगा तो उन संभालनी है बच्चे ये। अरे जी अपना प्रधानमंत्री के नीचे भी तो बहुत सा आदमी है मंत्री। एक लोग प्रधानमंत्री थोड़ी संभाल लेंगे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने तो भैया टाइम को नहीं हवाई जहाज से उतरने, वो तो था नहीं भी है भाई। हवाई जहाज से उतरने टाइम है क्या? था बताओ हैं? थर से मिली होगी प्रधानमंत्री जी हैं? कौन मिले नहीं? देखो टाइम को नहीं बनने जी तो उनको घरों ही करे, उनको भीतर लो रोए कि मैं मिल के आऊं देवानंद से, पर के उन्हें टाइम को नहीं। वो था नहीं मेरे देवानंद जी तो करे कि भाई मैं इन गावड़ा के राम घूम के आऊं और देख के आऊं, तो जी तो करे बेचारों को के करे, पर अगली बार चुनाव में होगा थारकर। हाँ चुनाव में जरूर होगा। और बट्ठे भी सीधा को नहीं आई तो आदमी कितना पूछ के भाई अब टीवी में होगा, क्या में होगा? टीवी में हैं? हाँ नहीं कचौड़ी कौन बजवाओ? इनका कचौड़ी कौन बजाओ भाई? नहीं का कचौड़ी बजा लिया, इनका और बड्डो क्यों बजवाऊंगा? चलो अभी बात आप और कर लिया राजपाट के अपन के मतलब है, राज की खास बह जाना अपन के मतलब, क्योंकि राज करना है उनके खास की तो भाई मिटेगी राज से, अपन कोई मतलब को नहीं। एक बाद में देखो बात है दरबार की दरबार की। एक दरबार में जी को एक नाम पढ़ो अपन नागावलोक, पढ़ो नहीं? पढ़ो कौन? पढ़ो नहीं नागावलोक? नारायण की मूर्ति का प्रतीक, राम का प्रतिहार, मेघनाथ का युद्ध अवरोधक है, इंद्र के गर्व का नाशक और नागावलोक और मलेच्कों का नाशक। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? एक को जो नागवट प्रथम को जो दरबार हो, वो दरबार ने यूं नहीं कहा करता। नागवट को दरबार कौन कहता? नागावलोक का दरबार। ऐसा किसका दरबार? इसके दरबार को क्या कहते हैं साहब? इसके दरबार को कहा जाता है नागावलोक का दरबार। नागावलोक का दरबार। नागभट्ट प्रथम के दरबार को किस नाम से जाना जाता है? नागावलोक का दरबार कहा जाता है। अब भाई सबसे प्यारी बात आप काल भी पढ़ी ही, आज भी पढ़ा। आज की बात मैं थाने बता रहे हो कि नागावलोक के दरबार में, इस नागभट्ट प्रथम के दरबार में हर कोई चाहता था कि मैं इसका सामंत बनूं। भाई कहते हैं उगते सूर्य को दुनिया सलाम करती है, करती कि नहीं? और उस समय नागभट्ट प्रथम राजाओं में उगता हुआ सूरज था साहब, तो सलाम तो दुनिया ठोकेगी भाई। क्यों देवदास? शनि बात है ना, है ना? जरफियो ना हुआ तो कोई को पूछे, नहीं तो न्यू आ जा रहा देवदास, तेरे जैसा तो कोई नहीं है, तू मेरे पक्को भाई लो यार, बोला जाता है। तो भैया उस समय राजाओं में सर्वोपरि था, तो उगता हुआ सूरज था, तो उगते हुए सूरज को सब सलाम करेंगे। तो हर कोई चाहता था कि मैं इसका सामंत बनूं। अगर मैं सामंत बनूंगा तो मेरे नीचे कुछ परगने आएंगे, सीधी सी बात है, और मैं परगने का अधिकारी बन जाऊंगा। तो देखो इसके दरबार में जो सामंत थे, सामंत, इनके दरबार में जो सामंत हैं वो कौन कौन हैं? देखो सबसे पहले हमने एक बात पढ़ी थी, आहार मार सा चो, अग्निकुंड सिद्धांत पढ़ा हमने। अग्निकुंड सिद्धांत जो पृथ्वीराज रासो में चंद्रवरदाई ने दिया था, और उसके अनुसार गुरु वशिष्ठ ने मंत्रोच्चारण से 4 व्यक्तियों को जन्म दिया था। अरे बेटे में मंत्रा सा आदमी जया करता ले,
कैसे मंत्रा तथुस्तु तई प्रस्तुत। कमाल है भाई, है कि नहीं? अचंभे की बात है ना। मंत्रोच्चारण किया, योद्धा तैयार लेके चाल पड़े साबत यार। भाई ये पृथ्वीराज रासो कहता है। अब भाई काल्पनिक है, आपको पता है कि यार गुरु वशिष्ठ तपस्या कर रहे होंगे, चलो किया होगा, तपस्या की होगी, पर यार मंत्रोच्चारण से कभी आदमी पैदा हो सकते हैं क्या? पर इसके अनुसार होते हैं सब। पहले व्यक्ति प्रतिहार, दूसरे परमार, तीसरे चालुक्य, चौथे चौहान। हार मार चाचो प्रतिहार परमार चालुक्य चौहान। क्या बोला? प्रतिहार परमार चालुक्य चौहान। तो प्रतिहार सबसे पहले, तो बाकी इसके क्या हो गए? सामंत। तो एक तो हो गए परमार, इनके सामंत परमार भी रहे, इनके सामंत चालुक्य भी रहे। जो चालुक्य वंश है उसी को क्या कहा जाता है? सोलंकी वंश कहा जाता है। चालुक्य कौन सा वंश है? सोलंकी वंश है। इसके बाद चा से चालुक्य हो गया और चौहान हो गए, चौहान भी इनके सामंत है। अब राठौड़ भी पीछे नहीं रहे, राठौड़ भी इनकी हाजरी बजाते थे। इसके बाद चंदेल, ये कहां जाएंगे? चंदेल भी इनके सामंत थे। इसके बाद जो थे दिल्ली के अड़ोस पड़ोस का जो कलचुरी वंश था, कलचुरी वंश इंद्रप्रस्थ वाला, वो कलचुरी वंश भी इन्हीं का सामंत था। इसका मतलब अपने लेवल की जो बात है ना, अपने पेपर वाली बात कोई है, तो एक तो है चौहान और एक है राठौड़। अपने पेपर की दृष्टि से दो बात महत्वपूर्ण हो गई कि बताइए चौहान किसके सामंत हुआ करते थे? प्रतिहारों के। राठौड़ किसके सामंत थे पहले? प्रतिहारों। बात समझ में आ गई? ऐज का राठौड़ राज करियो है, ए पहली कहीं का हाजरी बजाओ था? प्रतिहारा है। समझ रहे हो? अब इसके नागावलोक के दरबार में सामंत कौन कौन है? तो परमार है, चालुक्य है, चौहान है, राठौड़ है, चंदेल और कलचुरी वंश इंद्रप्रस्थ दिल्ली वाला। तो कलचुरी, चंदेल, राठौड़ और ये सारे याद रह जाएंगे। तो प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान तक बात तो याद है। इसके अनुसार फिर राठौड़ कहां जाएंगे साहब? राठौड़ पर चंदेलों का संबंध राजस्थान से नहीं रहा, आपको पता है, राजस्थान से नहीं रहा, राजस्थान से नहीं रहा, मध्य प्रदेश के एरिया से रहा। कलचुरी वंश इंद्रप्रस्थ वाला एरिया से रहा। तो कहने का मतलब कन्नौज तक जाने का बंदा हक रखता है, हिम्मत रखता है, तो ये कहां जाएंगे? है कि नहीं? ये इनके आगे। बात समझ में आई? कोई डाउट है किसी को? बताओ शाबाश। मुझे लगता है कोई डाउट है नहीं, याद नहीं है, कोई बड़ी बात पर डाउट भी नहीं है। क्यों? याद कितने है वो पता नहीं, डाउट है जी वो बिल्कुल नहीं है, समझ में तो है, याद कितना वो पता नहीं। समझ में आया सभी को? अगली बात जो लेते हैं, देखो दरबार की बात कर ली, अब क्या हुआ? अब थोड़ा सा इनका पंगा वंगा करवाते हैं, लड़ाई झगड़े की बात करवाते हैं, बहुत सी बात होगी अपने पे। अब कहते हैं कि नाग बटे, अरे रे एक बात वो बीच में मैं भूल गया, बीनमाल शाखा, बीनमाल शाखा पढ़ी ना हमने, बीनमाल शाखा की नामावली और बीनमाल शाखा के प्रतिहारों के शाखा के संस्थापक भी नागवड़ प्रथम। एक पर्सन बड़ा गजब बनता है, गजब क्या भाई, पसीना ला देता है। और कई बार अपने एक बात मैंने बार बार सुन ही रहा हूं और सुनने में आती भी है, अगर राजस्थान जीके में कोई हार्ड क्वेश्चन आता है तो पता है क्या बोला जाता है? RS लेवल का था। हम कहां से करते हैं? यही तो। और अगर कोई सेंटर की भर्ती का कोई पेपर है और मैथ्स का पार्ट है जी, हमें कहां से आता? CJ लेवल का था। और इंडिया जीके का कोई पार्ट है, कहां से आता? साहब IAS लेवल का था, हमें इतना थोड़ी आता है। ऐसा नहीं है, चीजें हैं वही है, आपको आती है। अब एक पर्सन और ध्यान रखना कि जो बीनमाल शाखा है, बीनमाल शाखा राजस्थान की किस प्रतिहार शाखा को वास्तविक गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है? बीनमाल। ये बात मैंने कल आपको लास्ट में जब रिवाइज कराया था तो मैंने बताई थी, और नोट लगा के लिख देता हूं, फिर आया तो मैं पास। कौन सी? राजस्थान में किस प्रतिहार शाखा को, या लिख देता हूं किस प्रतिहार शाखा को, किस प्रतिहार शाखा को वास्तविक गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है? वास्तविक गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है, वास्तविक गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है, तो वह बीनमाल शाखा। कौन सी शाखा? बीनमाल शाखा।
और बीनमाल शाखा पड़ती है जालोर, बीनमाल जालोर में पड़ता है सब। किस प्रतिहार शाखा को वास्तविक गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा बीनमाल शाखा। क्या रीजन था ऐसा, क्या कारण था इसका, ऐसी क्या बात थी जिसे वास्तविक गुर्जर प्रतिहार कहा गया? दिमाग में तो आ ही रहा है, आ ही रहा है कि ये लंबे चौड़े कदकाठी वाले थे, ऐसा तो कुछ नहीं था। देखो, क्योंकि बीनमाल शाखा के जो प्रतिहार हैं, बीनमाल शाखा के जो प्रतिहार हैं वो बड़ोच गुजरात से आए हुए थे, बड़ोच गुजरात से, और वास्तविक रूप से जो प्रतिहार रहे हैं वो बड़ोच गुजरात के ही हैं, बड़ोच गुजरात के। इसलिए ये बड़ोच गुजरात से, बड़ोच एक स्थान पड़ता है गुजरात में, तो बड़ोच गुजरात से आए हुए थे ये, इसलिए इनको क्या कहते हैं? वास्तविक गुर्जर प्रतिहार। क्योंकि गुर्जरों का अगर मूल स्थान गुजरात की बात करते हैं, बड़ोच वाली बात करते हैं। कौन सी? बड़ोच, बड़ोच गुजरात, उस शाखा से आए हुए थे, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? बीनमाल शाखा के प्रतिहारों को वास्तविक गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है। पर बंदे ने अब गुजरात पे भी दावा बोल लेगा। किस पर है? गुजरात पे। रुकेगा थोड़ी। मैंने कहा कि जब तक नहीं जाएगा तब तक बंदा रुकेगा नहीं, लगा रहा भाई जीत पे जीत। अब इसके बाद देखिए अगली जो बात है, बड़ोच गुजरात को जीता इसने, बड़ोच गुजरात पड़ता है, और बड़ोच गुजरात को जीता और जय भट्ट को हरा, और जय भट्ट की बाण का सागा के कर लियो? ब्याह कर लियो। क्या के? जय भट्ट की बाण का सागा, गुजरात। अब इसने गुजरात को जीता, और गुजरात की कौन सी शाखा? बड़ोच। ये उल्लेख मिलता है मनो, उल्लेख अंसा अभिलेख में है। किसमें है? अंसा अभिलेख। ऐसी बात जो बताई गई वो हंसा अभिलेख में बताई। अंसा अभिलेख के अनुसार इन्होंने बड़ोच गुजरात को जीता। अब उस समय दक्षिणी शक्ति के रूप में राष्ट्रकूट हुआ करते थे। कौन है? राष्ट्रकूट। इनके समकालीन जो राष्ट्रकूट शासक है, समकालीन राष्ट्रकूट शासक, वो है दंती दुर्ग। दंती दुर्ग, दंती दुर्ग। इनके समकालीन जो राष्ट्रकूट शासक है उसका नाम है दंती दुर्ग। मैंने कल आपको एक कहानी बताई थी, अभी थोड़ा सा फिर रिवाइज करता हूं। इनके समकालीन एक राष्ट्रकूट शासक था जिसका नाम दंती दुर्ग था। दंती दुर्ग का सागा एक भी घिसके लगाना तूतड़ो कौन थो? तूतड़ो जानो उन्हें अगे टाबर कुनिया के कुनिया? अरे अपने मारवाड़ी में कहे तूतड़ा बुलिया करे, मारवाड़ी तूतड़ा जानोगे? मैं यहाँ का टाबर कुनिया दंती दुर्ग का, सीधी भाषा में ले लो। ए दंती दुर्ग का एक भी टाबर कुनियो, रानिया ही कण ज्योतिषी बता दी यार दंती दुर्ग तो न्यू करे, कोई यज्ञ वज्ञ करवा, यज्ञ करवा। यज्ञ में अगर यज्ञ सफल हो जाओगे तो शायद तू पापा बन जाओगे, है ना? तन्ने भी पापा कहने वाला होगा। आ बात दंती दुर्ग ने कह दी कर। दंती दुर्ग सोचे चलो ज्योतिषी कवे तो बात हो ही जानी चाहिए, तो दंती दुर्ग एक यज्ञ करवाए जिनको नाम हरणे गर्भदान, हरणे गर्भदान यज्ञ। अब देखो मैं थोड़ी बात दंती दुर्ग की बताता हूं आपको। दंती दुर्ग, इस दंती दुर्ग ने एक यज्ञ करवाया, हरणे गर्भदान यज्ञ। ये यज्ञ करवाया, और ये यज्ञ जो था वो पुत्र प्राप्ति हेतु था। कहेंगे पुत्र प्राप्ति हेतु, कभी कोई टाबर टुबर हुए, कोई वंश आगे बढ़ानी कोई हुए, तो अरण्य गर्भदान यज्ञ करवाया। और अरण्य गर्भदान यज्ञ करवा रहा था तो इसको डर था भाई कोई ना कोई बीच में विघ्न डाल सकता है, कोई ना कोई राज प्रशासन में कोई ना कोई विघ्न डाल सकता है। इसलिए इसने कॉल किया सा। कॉल का मतलब समझ रहे हो? उस समय ये कौन था लैंडलाइन वाला? ये कॉल का मतलब इसको इसने अब भेजा होगा संदेश। इसने नाग भट्टे प्रथम को संदेश भेजा, ईसा थे मारे उड़ाओ और थारा पूर्वज हमेशा ही चौकीदार करया करता, तो अब की बार थे एक बार लास्ट बार मारे
जिका आके उरे जब यज्ञ हुए तो ए यज्ञ ने सफल कराने खातर थे बार का चौकसी करियो। नागभट्ट प्रथम आपकी सेना वेना लेके और दंती दुर्ग का दंती दुर्ग की जो दुर्ग थो बे का चारों ओर आपकी सेना को पड़ाव डाल दियो। यज्ञ शुरू हो गयो। यज्ञ क्या हो गयो? शुरू। इनने पीछे से घटना क्या करे ने दुबड़े ने दो साड़ वाली कहानी सुनी के दुबड़े ने दो साड़ इनने यज्ञ चल ही हो बिने को जो रिश्तेदार हो जय भट्ट बड़ोच गुजरात को बड़ोच गुजरात मैंने कहा था बड़ोच गुजरात के जय भट्ट की सिस्टर से शादी कर ली थी इसने। किसने? नागभट्ट प्रथम ने। अब क्या भाई रिश्तेदार तो रिश्तेदार हुए किसे ही हुए आपको यह कहानी तो था सदा ही सुनी है पड़ोसिया से भी सुना भाई आपको ये किसे ही हो जाए। तो अंसा अभिलेख के अनुसार बाद में क्या होता है कि जब ये वहां पे अरण्य गर्भदान यज्ञ में चौकीदारी का काम करे द्वारपाल की हैसियत से प्रस्तुत हो गए उधर से कोई व्यक्ति बड़ोच गुजरात से एक संदेश लेके आता है साहब थारले साले के ऊपर तो आक्रमण हो गए साहब। साले को नाम सुनता ही जय भट्ट कथन नहीं नागभट्ट कथन पसीनो आ गयो। बीरो के घराली में रोटी खानी है साले को साथ नहीं देगो तो बताओ रोटी कौन देगो? नहीं कहा आज मेलो भाई कौन दिखियो केतन सीधी सी बात है भाई। अब जितनी बात नागभट्ट सुनी का तेरले रिश्तेदार पे क्या कर दियो? आक्रमण। और आक्रमण कण करो। एक सिंध का शासक था जिसका नाम जुनेद था। सिंध के शासक जुनेद ने दिमाग में पिक्चर बन रही है ना मैं बता रहा हूं न्यू मान लो कि सिंध को शासक जुनेद सेना लेके गुजरात के ऊपर दाऊ बोल दिए और जय भट्टे लुक गए मोरियां का भाई। और एक आदमी ने संदेश देगी जरनागरी वो आदमी जरनागरी पगा पगा दुड़ छोटे हो नागभट्ट का नहीं नागभट्ट ने संदेश दे दिए ई बागा को रिस्पॉन्स तन बिरु ये वो नागभट्ट सेना लेके भाजो को देखियो ईश्वर करने गर्भदान एड़ो तो वह न हो मार लो उजड़ जागो सीधी सी बात है मार ली रोटी टूटियां खींचेगी। अब यो हरने गर्भदान छोड़ दियो कणे नागभट्ट और नागभट्ट पूछ लियो गुजरात सेना लेके बड़ोच पूछ गयो। अब बड़ोच जे सेना नागभट्ट की दिखेगी तो सिंधु का शासक कभी पसीनो आ गयो कहियो कौन आ गई या कौन सी बलावना आ गई है अंधी अंधी दिखण आ गई है चुगर दई घोड़ियां के साथ है तो कहेगा सिंधु को शासक है आपको ले सेना फिर भाग छोड़ियो नागभट्ट पीछे कौन छोड़ दो सोचेगा तू चाल कड़न तो तब आवेगो गिलना ही रहे हो थाने बताऊं घोड़िया लेके कहीं सिंध तक खदेड़ रहे हो सिंध समझ रहे हो कर दे सिंध के एरिया तक वापिस उसे जुनेद को खदेड़ दिया। आऊं तो साड़े बनी है कि बिगड़ गई क्या गई साड़े बनाई है भाई साड़े बनाएगी तो बिगड़ेगी। नागभट्ट बोले अरे तेरे से राजपाट संभल है को नहीं है छिड्रला तेरे से राजपाट कौन संभल रही हो है तू के संभाल देगो राजपाट तो दियो बड़ोच गुजरात में राज कर तो इतो बड़ो राज्य विस्तार राज्य रहो तू राजपाट ने तू संभाल तू रहन दे तू बैठ के खानियों जोगो है तू रहन दे तू गई बैठ आ बात है कह के तन्ने है ना राजपाट को ना एक नागभट्ट प्रथम को एक दरबार में सामंत होया कर तो भरतवंद ने बोले तू राजपाट संभाल देगो उड़ा तो तैयार था बताओ कि साहब मेरू नाम काट दे क्योंकि नागभट्ट कह देगा तो वो येगा। अब भरतवंद को बुलाया वो तू इधर आए तू समझदार लग गयो मैंने तू अपने बड़ोच गुजरात वालों राजपाट संभाल लेगो बोले साहब ठेकोगा उठे संभाल लेगा ठेकोगा तो आधी रात में चलिया जाऊँ खड़ी को चाहिए। अब भृतवंद चौहान ने के वो राजपाटे संभाल दियो कणे नागभट्ट प्रथम राजपाट संभाल दी। अब भृतवंद चौहान है वो सामंत है नागभट्ट प्रथम का जिसने बड़ोच गुजरात के शासन को संभाला याद रह जाएगी। अब मैंने एक बात बताई कि इस गर्भदान यज्ञ में 3 विशेष बातें हुई। एक तो बड़ोच गुजरात का शासक कौन है? जय भट्ट। कौन है? जय भट्ट। सिंध का शासक कौन है? सिंध का शासक जिसका नाम है जुनेद ने किस पर आक्रमण किया था? जय भट्ट। और इस जय भट्ट के स्थान पे सामंत किसको बना दिया? इसके स्थान पे सामंत बनाया है प्रशासक बनाया वो था भृतवंद चौहान। बस आ बात ध्यान रखनी है कि भृतवंद चौहान वो सामंत है जो नागभट्ट प्रथम ने बड़ोच गुजरात का प्रशासक बनाया था। याद रहेगी। एक बाद में देखो अगली जी की बात है बेटा अभी टाइम को नहीं है भागा दौड़ना को। अच्छा गणगौर दोखनी है ले भाई गणगौर वाली जास को थे कौन जाना रहे श्रवण के
हाँ थे रहने दो, ये गणगौर वाली गुड़िया जाओ सा हैं, जाओ दिखो पट क्या हो कुएं करने ले भाई, शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ हो लो गणगौर वाली जानी है, बाकी कौन जानी है। अब देखो अगली जी की बात है, लिखोगे। अरे बस आपको सबसे महत्वपूर्ण बात क्या याद रखनी है कि नागभट्ट प्रथम के समकालीन राष्ट्रकूट शासकों ने दंती दुर्ग, अरण्य गर्भदान यज्ञ किसने करवाया था? दंती दुर्ग ने कराया था। आगे की तो कहानी भी हुई है ना, आगे की कहानी था नहीं बताइए, कदे पेपर में कौन आवे अया की कहानी है ना पेपर में कभी कौन पूछे, न्यू कौन पूछे कभी दंती दुर्ग के साथ, जैसे हिरण्य गर्भदान के यज्ञ के बारे में आप क्या जानते हो, सह विस्तार लिखिए। कदे आई होगे हैं, कदे पेपर में पूछो कि भाई सह विस्तार बताना हुआ था ने हैं, पूरी की पूरी डाटा लिखनी है, कब वो आदमी आयो और वो उठे से छोड़ के गए और है। अगर यहाँ लिखनी आ जाए तो अपन ग्रेजुएशन में घनी कहानी लिखी, ग्रेजुएशन की जो पेपर हुए थारो कॉपी देख ले तो थाने अचंभ हो का इससे आप लिख सकेंगे। इतना सुव्यवस्थित वर्ड, ऐसी क्लिष्ट भाषा का प्रयोग और ऐसी व्यवस्थित भाषा का प्रयोग हम ही कर सकते हैं, और खास करके पेपर में कर सकते हैं कि नहीं। अब इसके बाद देखो इस नागभट्ट के दो बेटे हैं, एक का नाम तात है और एक का नाम भोज है। कितने बेटे हैं? दो। इस ये जीवन के अंतिम क्षणों में दो बेटे हैं इनके, ये चला गया परमात्मा को प्यारे हुए, अपन कोई मतलब को 756 में भगवान ने प्यार हो गए, राज्य विस्तारित था। अब इसके दो बेटे हैं, एक का नाम भोज है, दूसरे का नाम तात है। अब जो तात थो वो धार्मिक प्रवृत्ति को थो, देवानंद तेरली तरिया है ना, धार्मिक प्रवृत्ति। राजपाट में कमी ध्यान हो, सोचिए यार के दरियो राजपाट में बाबा घणो ही करके गयो, लास्ट में बाबा जानो ही पड़ियो है को नहीं, घणो ही विस्तार करे के को लेके गयो छोड़ गयो रही। राजा तो बनता, सबसे बड़ा जो था तात था। तात है आपके भाई छोटिए ने बोले, बोझ ने बोले भैया देख अपने बाबा घणो ही करके गयो है, सग लेके गयो के बोलना तो भैया मन ने तो कौन सी है, मैं तो यू से पग तक लेके जाऊँ ने, और यू राजपाट संभाल तू। कह की बात कर रहे हूँ, भोज और तात की दोनों भाइयां दोनों बीरा के बीच की बात है। अब भोज ने पड़ी पागी, ओ चोखो काम हो कि यार राजा बनना चाहिए, तात बन जाऊंगा आपा, अपना आगे पीछे सेना रहेगी है, आगे पीछे नौकर चाकर। अब राजा बन जाए भोज, कौन है? भोज। अब बाप को इतनो करेड़ होवे, औलाद किम करेगी के ए है ओ यण करियो था। बताओ इतिहास गवाह है चीज़ को, का बाप अगर कोई करगी नहीं तो पिता उससे, उसका बेटा उससे बेटर नहीं करेगा, पर कई बेटा जाम जाए उनसे भी सिर पग पर उठा ले भाई। अब देखो नागभट्ट घणो ही राज्य विस्तार करो आपकी जान में विचारो, न्यू सोची सग ही लेके जावांगा, पर की को ले गयो रे टाबरो पूरी रह गयो, सारों को सारे इधर उधर है। एक दो टाबर है, एक को नाम है तात है, के है तात, के है तात, नाम भी देखो गजब है ना। दूसरे को नाम है भोज, तात और भोज। अब राजा बन गया भोज, कौन बन गया? भोज। और ओ जी को हो ओ धार्मिक प्रवृत्ति को है, धार्मिक प्रवृत्ति को समझ रहे होगे, राम राम जपनार पराया माल है अपना, पर अण पराया माल न अपनों कौन समझो, राजपाट छोड़ दियो, ए धार्मिक प्रवृत्ति को आदमी अण के करो, राजपाट छोड़ के मंडोर का एक पवित्र स्थान था, पवित्र आश्रम, मंडोर में रहने लग गया। मंडोर के अंदर, क्योंकि मंडोर की बात कर रहे हैं, मंडोर में रहने लग गया और मंडोर में वहां पे एक आश्रम बढ़ा लिया और उस आश्रम में रहे सब जीवन भर। अब राजा बन गया भोज। भोज के बाद क्योंकि अभी तक इतना लंबा चौड़ा राज्य विस्तृत होगा तो भैया जल्दी से तो खोयो कौन सा टावरा से थन बेरू है ना, अण घणो ही जोर लगा लियो, कोनी खोयो सारो अहिया कोई पड़ो रह गयो। एक बाद में एक राजा आयो, एम को बेटो यशोवर्धन, नाम तो घणो ही बढ़िया है यशोवर्धन, पर इसो किसो कोई यश है को नहीं हो। अगर कोई यश हो तो इतिहास में कोई न कोई विशेष उल्लेख है मिल तो शानी बात है कोनी,
है अना देखो बाप वाले एडा लगाने लग रही बेतक पर ये बेतक एडा है लग गई को नहीं है लास्ट में जब तक एडे नहीं लगा देगा और राठौड़ा ने यो मंडोर नहीं दे देगा तब तक ने चैन आवे को दी यशोवर्धन आयो बस नाम मात्र के पर्सन पेपर वाला अभी तक कोई पर्सन यहां पे नहीं बनता। यशोवर्धन के बाद राजा बना चंदू अणबी घणो ही उड़ायो घणी ऐस लुटी घणी मट्टा डोरा में घूमी होगो ए कभी तब को नहीं आई सोचे कि यार कि दादा घणो ही कमाए तो पड़दादा पर ले है ना और दादो रियो पड़दादो तीसरी पीढ़ी हो गई। एक बाद में एक छोरो जी को नाम हो बी को नाम है सिल्लुक है ओ थोड़ो सो कर्म कर तो ठीक हो जी को नाम है सिल्लुक हो। पहली बार आपका राज्य ने फिर से विस्तारित करने को प्रयास करो आपको नाम आयो कि कितने बस नाम है कि भैया मम्मी तो आया ही हाँ मार तो ऐस लिखी है ये तो ऐस और आराम आ रहा एक बात सोची कि यार थोड़ा सा राज्य विस्तारित करियो जाए तो जी को जैसलमेर को एरियो है जैसलमेर को जो प्राचीन नाम हो वल कया कहते मंड वल और मंड नाम सुना है ना आपने मंड वल नाम था वल मंडल नाम था जैसलमेर का प्राचीन नाम प्रतिहार काल में वल नाम था क्या था वल तो इन्होंने वल मंडल ये वल मंडल जो स्थान नाम है ये जैसलमेर का है किसका है जैसलमेर। अब जसवल के देवराज को हरा दिया देवराज को हराया पहली बार उड़ा के युद्ध करियो किसने सिल्लुक ने। अब सिल्लुक की एक बात और आएगी यहां पे कि सिल्लुक यहां पे मंडोर के अंदर सिद्धेश्वर महादेव मंदिर बनवाता है सिद्धेश्वर महादेव मंदिर बिल्कुल सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का जो निर्माण करवाया है इस सिल्लुक ने करवाया किसने सिल्लुक ने। यहां से प्रश्न पूछा जाता कि सिद्धेश्वर महादेव मंदिर कहां है तो जी मंडोर में पड़ता है मंडोर पड़ता है जोधपुर में। और यह भी पूछा गया है कि सिद्धेश्वर मंदिर किस कालीन है तो प्रतिहार कालीन है प्रतिहार राजाओं ने बनवाया। कौन सी शैली है तो गुज्जर प्रतिहार शैली है साहब क्योंकि प्रतिहारों की जो शैली रही है वही गुज्जर प्रतिहार शैली या फिर महामारू शैली है गुज्जर प्रतिहार या फिर महामारू शैली बात समझ में आई। अब इसके बाद देखो सिल्लुक राजा बने है ना सिल्लुक के बाद जो राजा बनेगा उसका नाम रहेगा झूठ प्रतिहार ले भाई ओ आगे एक जोटो आगलो जी को राजा बने वो है जोटे प्रतिहार नाम की हो जोट ओ अजी कन्नुड़ो हो के हो कन्नुड़ वीणा वादक राय एक मात्र प्रतिहार शासक जो वीणा वादक था बस 24 घंटा वीणा ही बजाऊं तो क्या बजाऊं तो पागल को नहीं हो बस वीणा से क्या था प्रेम था। तो एक मात्र प्रतिहार शासक जो वीणा वादक है एक मात्र प्रतिहार शासक जो वीणा वादक है वीणा वादक वीणा बजाते थे साहब कौन है जोटे प्रतिहार। अब जोट प्रतिहार के बाद दो राजा बने एक का नाम है बिलादित्य और एक का नाम है कक दो रहे हैं। जोट प्रतिहार के बाद जो राजा बनेंगे पहले बनेगा भिल्लादित्य और भिल्लादित्य के बाद राजा बनेगा कक। ये बात समझ में आई। नागभट्ट प्रथम के बाद भोज बना भोज के बाद यशोवर्धन के बाद चंद हमें ये याद नहीं रखना है पीछे का पर नागभट्ट को याद रखना है। सिल्लुक से हमें दो बात याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है सिद्धेश्वर महादेव मंदिर किस कालीन है प्रतिहार कालीन है मंडोर जोधपुर में है और प्रतिहार काल की जो शैली रही है वो महामारू शैली या गुजरे प्रतिहार रही है। इसके बाद जोट प्रतिहार एकमात्र प्रतिहार शासक जो वीणा वादक थे जोट क्या नाम था जोट याद रह जाएगा जोट तो याद रह जाएगा अरे जोट तो याद रह जाएगा भाई
है ना, अपने गाँव में गए जोटी है, तो एक आदमी को नाम क्या है, जोटी को नहीं है, जोट है। अब इसके बाद जो राजा बने हैं वो बिलादित्य बने। कौन है? बिलादित्य। और बिलादित्य का इतिहास भी न के बराबर। इसके बाद राजा बने कक। कौन है? कक। इतिहास न के बराबर। परंतु हां, कक के ऊपर एक बात है, व्याकरण अच्छी आती रे टावरो। क्या आती? व्याकरण। क्या आती है ने? व्याकरण ठीक ही बंदे भी हैं, वर्ण विचार भी ठीक ठाक हो, समझ रहे हो? अरे व्याकरण ज्ञान रखा कर तो यो व्याकरण ज्ञान जिया थे, व्याकरण ज्ञान रखो, संस्कृत व्याकरण ज्ञान था ने, हिंदी व्याकरण ज्ञान था ने, इंग्लिश की ग्रामर तो थाने पढ़ी पावे थाने बताओ है। आपा के कम थोड़ी है, बोतल ने बोतल नहीं बोलता बोलता बोतल बोलते ही हैं आजकल, क्या नहीं बोलते? कहीं बस में हो और सफर कर रहे हो और साथ में कोई हो और न्यू का बोतल ले आऊं तो पानी की, अच्छा बोतल लेके आनी है ठंडे पानी की, क्यों है? बोतल आजकल क्या हो गई है? बोतल हो गई है। अभी ठीक है, ये तो बोतल तक ही जाके रुक रही है। अब देखो कक जो था ना, ये एकमात्र ऐसा प्रतिहार शासक हुआ जो ज्योतिषी का ज्ञान रखते थे, व्याकरण का ज्ञान भी रखते थे और कवि भी थे। ले आ बात आपने काम की है कि वो कवि भी हो। कक के उरे व्याकरण को ज्ञान भी रखा ही हो, क्या गो? और ज्ञान रखे व्याकरण को, वो ज्ञान रखे ज्योतिष को, के को रखे ज्योतिष ज्ञान रखे, और ओ के हो कवि भी हो, एक कवि भी थे, क्या कवि भी था साहब। इब एक है दो टब्बरा, कितना टब्बर आ रहे टाबरो? बस थोड़ी देर रुको, थोड़ी देर में आपा ओ मंडोर है ना जोधपुर का राठौड़ा दे देंगे, बस 5 मिनट और रुक जाओ थे, दिल थम में बैठो, देखो कैया जाओ। अब कक है, कक के दो टब्बर है, एक को नाम है बाउक है, बाउक का ही दूसरा नाम मिलता है बालक है। क्या मिलता है? बाउक या बालक है। और इसका बाउक को जो सोतेलो भाई थो, सोतेलो भाई समझोगे? अरे क्या दो लुगाई ही, एक का वो बालक हो यानी बाउक है, और दूसरे को हो कुक्कू के, कुक्कू के। ले भाई कौन हो? कुकुक। ए दो टाबरा, पहली राजा बनो बाउक, बाद में राजा बनो कुकुक, ठीक है? अब देखो अण जी को है ने एक मंडोर अभिलेख लिखवायो, मंडोरे अभिलेख। मंडोर अभिलेख को ही जोधपुर अभिलेख कहा जाता है, जोधपुर अभिलेख। ये बात मैंने आपको बताई थी और 837 की ये बात थी। कब की? 837 ईस्वी की। कब की है? 837 की। मैंने आपको ये बताया कि इस बाउक ने विष्णु मंदिर बनवाया था। क्या बनवाया? इसने बनवाया सा मंडोर के अंदर एक विष्णु मंदिर बनवाया। तो मंडोर का विष्णु मंदिर भी प्रतिहारकालीन हुआ कि नहीं हुआ? बताओ हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये प्रतिहार बनवाएंगे तो अपनी शैली में बनवाएंगे, और अपन अपने घर दीवार बनवानी तो आप अपने हिसाब से बनवावा को नहीं, बनवावा नहीं। तो ए मंडोर अभिलेख या जोधपुर अभिलेख इसने जो लगवाया वो विष्णु जी का एक मंदिर बनवाया। मैंने ये बात पहले भी बताई थी, फिर रिवाइज कर रहा हूं कि विष्णु मंदिर बनवाया और विष्णु मंदिर की दीवार के ऊपर अभिलेख लिखवा दिया। इस अभिलेख में दो बातें बड़ी विशेष है साहब, बहुत इंपोर्टेंट बातें हैं दो। एक तो इन्होंने इस अभिलेख में जो विशेष उल्लेख करवाया, इन्होंने प्रतिहारों का जो मूल स्थान बताया, प्रतिहारों का मूल स्थान, प्रतिहारों का मूल स्थान क्या बताया? गुजरातरा बताया। क्या बताया है? गुजरातरा। दूसरी बात यहां पे प्रतिहार गोत्र का उल्लेख किया कि गुज्जर प्रतिहार है ना,
ये प्रत्यार इनको गोत होया कर तो क्यों तो गोत। आ बात सिर्फ एक मात्र मंडोर अभिलेख में लिखा, शायद सत्य भी उसके, क्यों क्योंकि वो लिखायो कने बाउक लिखवायो। अगर बाऊ लिखवाओ तो आपके बारे में तो गलत थोड़ी लिखवाओगे, सही लिखवायो हो। तो प्रत्यार इनका क्या था कि गोतर था। ये उल्लेख मिलता में मंडोर अभिलेख में, एक उल्लेख मिलता है, मैंने कहा प्रत्यार गोत्र का उल्लेख मिलता है, प्रत्यार गोत्र का उल्लेख, प्रत्यार गोत्र का उल्लेख मिला। ये बात थी किससे? बाउट से। अब बात कर ले कुकुक से। अब कुकुक ने लिखवाया गटियाला अभिलेख, गटियाला अभिलेख। और मैंने आपको यह बताया था कि गटियाला ही रोहिस्कूप है। क्या है? रोहिस्कूप। और यह स्थान जोधपुर में। गटियाला अभिलेख लिखवाया था 861 में। और इसको लिखने का जो काम किया था उस व्यक्ति का नाम था मत्री रवि। और एक ऊपर चीनी हथौड़ी यहां से जो अक्षर कट्या जो उत्कीर्ण करे हो अक्षरा ने, उत्कीर्ण करता जो था, उत्कीर्ण करता, उस व्यक्ति का नाम था कर्षणेश्वर। क्या था? कर्षणेश्वर। उत्कीर्णकार, उसका नाम है कर्षणेश्वर। क्या नाम है? कर्षणेश्वर है। और इसकी जो भाषा रही है वो संस्कृत रही है। और हमने एक बात पढ़ी थी, ये बात आपको मैंने बताई थी कि गटियाला अभिलेख प्रारंभ में एक जैन मंदिर की दीवार पे लगाया गया। प्रारंभ में जैन मंदिर की दीवार पे था। धीरे धीरे प्राचीन काल के अंदर जो जैन मंदिर बने धीरे धीरे खंडर भी होते गए, धीरे धीरे खंडर हो गए। खंडर होने के बाद लोगा उड़े के एक गामा का लोगा उड़े माता रानी की पूजा शुरू कर दी, माता रानी की पूजा शुरू कर दी। उसको माता के साल कहते थे। एक बाद में जब जोधपुर दुर्ग बनाया गया, जोधपुर दुर्ग और उसके परकोटे की बात कर रहे थे तो पत्थर चाहिए था। सब पत्थर तो चाहिएगा, तो पत्थर का आदेश दिया, ये पत्थर लिया हो। तो ये जी का जोधपुर का यहाँ का जैन मंदिर ये माता की साल में लाग गया पत्थर बैठा लाग गया। और ये अभिलेख कहाँ चला गया? जोधपुर की परकोटा की दीवार में चले गए। बाद में इतिहासकार पट्टे हो यार ये तो आगे ऊपर तो लिख रखे हुए। और इसके ऊपर दो लेख थे। मैंने आपको ये बताया था कि प्रारंभ में जो लेख लिखा था वो प्राकृत भाषा का था। और इस कुकुक ने लिखवाया किसने? कुकुक ने। कुकुक के काल में लिखा गया। कुकुक ने प्राकृत भाषा में जो लिखा हुआ लेख था उसको सबसे पहले वाले लेख में तो उसका संस्कृत में ट्रांसलेट करवा दिया, संस्कृत में उसको लिखवा दिया। और दूसरे लेख में खुद ने संस्कृत में लिखवाया। पहला और अंतिम लेख खुद ने लिखा, बताया था मैंने। पर बीच के लेख मत्री रवि ने लिखे। ये हमें कोई मतलब नहीं है, इतना कोई नहीं पूछने वाला। हमें तो ये पूछेगा कि गटियाला अभिलेख कब का है? 861। किसके काल में लिखा गया? कुकुक के काल में। लेखक कौन है? कर्षणेश्वर है। भाषा क्या है? संस्कृत है। उल्लेख क्या है? उल्लेख वही गुजरातरा प्रदेश, गुजरातरा प्रदेश। कौन सा प्रदेश? गुजरातरा। अब कहते हैं कि धीरे धीरे कुकुक के बाद जो प्रतिहारों का जो मंडोर का राजवंश था वो धीरे धीरे लुप्त प्राय के कगार पे था। धीरे धीरे छोटे मोटे राजा आते रहे। 12वीं शताब्दी के नजदीक, ध्यान रखिएगा ये बात बताता हूं, 12वीं शताब्दी के नजदीक, लगभग 12वीं शताब्दी के समथिंग इस मंडोर के ऊपर अधिकार कर लिया चौहानों ने। चौहान राज कर लेते, परंतु चौहानों का राज तो मंडोर पे हो गया पर मंडोर दुर्ग इन्होंने छोड़ा नहीं। मंडोर दुर्ग प्रतिहारों के अधीन रहा। मैंने क्या बोला है? 12वीं शताब्दी के नजदीक लगभग चौहानों ने इन प्रतिहारों का ऊपर यहां पे आक्रमण करके यहां पर मंडोर को जीत लिया, परंतु मंडोर जो दुर्ग था वो इन प्रतिहारों के अधीन ही था, वहीं पे रह रहे थे। कहते हैं ऐसे करते 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 14वीं शताब्दी आ गई। 1395 की बात थी। छोटे मोटे सामंत के रूप में ये यहाँ पे राज करते थे मंडोर के ऊपर। यानी मूल रूप से इन प्रतिहार मंडोर वाले एरिया पे किसी का विस्तार से राजविशाख नहीं हुआ था। एक राजा आया चुंडा। कौन है? चुंडा। बामणान बचाण खातर आए हो, वो तो थाने बेरो है। हरिश्चंद्र राव सेना के काल में राव सेना चुंडा। अब चुंडा ने मंडोर को जीता और कहते हैं कि मंडोर के ऊपर बाह्य आक्रमण हुआ
मंडोर के ऊपर बाह्य आक्रमण हुआ तो चुंडा बोले। चुंडा के साथ यहाँ पे एक प्रतिहार थे, इंदा प्रतिहार। क्या नाम था? इंदा प्रतिहार। इंदा प्रतिहार शाखा के एक शाखा और आ जाती जिसका नाम इंदा प्रतिहार था। इंदा प्रतिहार यहाँ पे राज कर रहे थे। बाद में मंडोर 1395 ईस्वी को, मंडोर 1395 ईस्वी को राव चुंडा ने मंडोर पर आक्रमण किया और मंडोर को जीतने में प्रतिहारों ने साथ दिया। प्रतिहारों ने क्या दिया? साथ, क्योंकि प्रतिहारों से मंडोर 1395 के समथिंग ये चला गया था। ये साथे भाई भागते चोर की लंगोटी चोखे। तो 1395 में जोधपुर का जो राजा बना है मंडोर का, वो था राव चुंडा। अब राव चुंडा ने क्या किया कि मंडोर को जीता 1395 में मंडोर को जीतता है। मल्लीनाथ वाली बात आपको पता ही होगा, मल्लीनाथ उस युद्ध में साथ देता है, मल्लीनाथ युद्ध में साथ देता है। परंतु एक बात और याद रखिएगा कि राव चुंडा का मल्लीनाथ जो लोक देवता है उसने तो युद्ध में साथ दिया, युद्ध में साथ दिया, परंतु जो हड़बू जी का नाम जो सुने हो, हड़बू जी ने राव चुंडा को आशीर्वाद दिया, विजय भव, और साथ में आपकी कटार दी। याद रखना ये बात। क्या बोला मैंने? मंडोर जब राव चुंडा ने जीता, ये प्रश्न पेपर में भी आया है कि मंडोर को जब राव चुंडा ने जीता तब राजस्थान के किस लोक देवता ने साथ दिया? मल्लीनाथ ने। अब मैं ये कह रहा हूं कि राजस्थान के मल्लीनाथ ने तो साथ दिया, परंतु अड़बू जी जो है, अड़बू जी ने राव चुंडा को आशीर्वाद के साथ अपनी कटार दी और इंदा प्रतिहारों के सहयोग से मंडोर को जीत लिया गया। अब क्या, इंदा प्रतिहारों की एक लड़की थी, उस लड़की की शादी राव चुंडा से कर दी गई और राव चुंडा से शादी करने के बाद यह मंडोर दे दिया गया दहेज में। किसको? राठौड़ों को। मंडोर राठौड़ों को दे दिया जाता है। अब मंडोर पर अधिकार हो जाता है राठौड़ों का। किसका हो गया? राठौड़ों का राज, है ना। आज मंडोर शाखा अपनी हुई समाप्त, है ना। आपने राठौड़ों में मिला ही दे लास्ट में करके, है ना।